going to discuss about the steps of DNA replication, what it means, how this process takes place. किस तरह से DNA strand से दूसरा DNA strand formation होता है. The first step is the activation of nucleotides. पहले सारे स्टेप आप लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सेकेंड इज ओपनिंग ऑफ डबल हेलिक्स. थर्ड रेप्लिकेशन फॉर्म, व्हाट इट मीन, फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्म. प्राइमर बाइंडिंग, then elongation of the chain, and after it termination. So these are the steps, 6 steps in which we will study about the process of DNA replication. So first of all I am going to tell you about the activation of nucleotides. What is the meaning of it? There are 4 nucleotides present: purines and pyrimidines. DNA की अगर हम बात करते हैं, एडेनिन, guanine, thymine and cytosine are formed and they remains in monomeric form. What it mean? एडेनिन हमेशा एडेनिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होता है, guanine guanine मोनोफॉस्फेट, thymine thymine मोनोफॉस्फेट and cytidine remains cytosine मोनोफॉस्फेट. D मैं इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज दे आर ऑफ DNA. डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, guanisine मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन है साइटोसिन मोनोफॉस्फेट. सबसे पहले इन चारों को ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है फास्फोराइलेज. क्योंकि ये जब मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको एक्टिव फॉर्म में कौन लाता है? फास्फोराइलेज एंजाइम. एंड दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एटीपी. डीएटीपी डी आगे लग जाएगा. एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है? ट्राईफॉस्फेट में. ऐसे जी, टीपी, टीटीपी एंड सीटीपी. So they are the activated nucleotides. Nucleotides क्या हो गए आपके? एक्टिवेट हो गए. Now they are ready to make the DNA strand. तो पहला स्टेप क्या हो गया आपका? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अब एक्टिव हो गए. अब आपको क्या करना है? जो आपका मदर स्ट्रैंड है, जिसकी रेप्लिका कॉपी बनानी है, उस DNA स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है. तो सेकेंड आपका जो स्टेप आता है वो आ जाता है ओपनिंग ऑफ द हेलिकेज. Now the second step क्या है? ओपनिंग ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब हेलिक्स ऑफ डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है उसकी ओपनिंग. तो ओपनिंग आपकी कैसे होती है? मैंने आपको बताया था हेलिकेज एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है जब उसकी ओपनिंग होनी होती है. तो 2 एंजाइम यहाँ वर्क करेंगे, हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज एंजाइम. किस तरह से ओपनिंग होता है? सपोज इट इज डीएनए स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड है और दोनों में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर इसका 3 प्राइम एंड इधर है तो इसका 5 प्राइम एंड होगा, तो दूसरे वाले का 5 प्राइम होगा और 3 प्राइम एंड होगा. तो ओपनिंग का क्या मतलब है? जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे. जब सेपरेट होंगे तभी ये अपने अपने रेप्लिका बना पाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले क्या जरूरी है? इनको सेपरेट करना, इनको ओपन करना. तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? वो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह वर्क करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है जिससे ओपन होने लगते हैं. अब क्योंकि ये तो मैंने स्ट्रेट आपको समझाने को बनाया, वैसे डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह से होता है. यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, जब 2 स्ट्रैंड आपस में स्ट्रैच होगा तो यहाँ क्या है? कॉइलिंग, ओवर कॉइल्ड हो जाएगा, और भी ज़्यादा कॉइल्ड हो जाएगा ये स्ट्रक्चर. तो इस कॉइलिंग को ख़त्म कौन करता है? डेट इज द टोपोआइसोमरेज एंजाइम. वो इस स्ट्रेस को, कॉइलिंग की जो स्ट्रेस होती है उसको ख़त्म कर देता है जिससे कि ईजिली दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए. तो इट इज़ द सेकेंड स्टेप, डेट इज द ओपनिंग ऑफ हेलिकल डीएनए, जिसमें हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज वर्क करते हैं. अब आपके दोनों हेलिक्स क्या हैं? खुल गए. थर्ड है स्टेप. अब क्या होगा? जब दोनों ओपन होते हैं तो आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म. तो ये हमें पढ़ना है. रेप्लिकेशन फॉर्म एग्जैक्टली होता क्या है? सपोज इट इज द डीएनए एंड दे आर अटैच विद द हाइड्रोजन बॉन्ड 3 प्राइम एंड. तो दूसरे वाले स्ट्रैंड का क्या होगा? 5 प्राइम एंड. यहाँ पे कुछ पोर्शन आपका ओपन हो गया. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम. यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और इतना पोर्शन इसका आपका ओपन हो चुका है. तो ये जो आपका पोर्शन है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, इस पोर्शन को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म.
ये जो पोर्शन है स्पेसिफिक क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्म। लेकिन ये किसके केस में होता है, ये लीनियर डीएनए के केस में होता है। अगर किसी भी प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए भी होता है, तो सर्कुलर डीएनए में भी रेप्लिकेशन होगा। तो सर्कुलर डीएनए में जिस स्ट्रक्चर से आपका ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ पे ऐसे बबल फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ से पर्टिकुलरली ब्रेकडाउन होता चला जाता है। तो सर्कुलर डीएनए के केस में यहाँ पर रेप्लिकेशन बबल बनता है, रेप्लिकेशन बबल। लेकिन हम लोग यूकैरियोट से हमारे अंदर लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन होता है जब हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज द रेप्लिकेशन फॉर्म। वो पार्ट जहाँ पे हाइड्रोजन एंजाइम ब्रेक हो चुके हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या है, सेपरेट हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं होता डीएनए में कि पूरा पहले सेपरेट हो तब उसका रेप्लिकेशन हो, साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पार्ट सेपरेट होता जाता है दोनों स्ट्रैंड के, और उसी के साथ साथ क्या है, रेप्लिकेशन भी होता जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्म। ये क्या बन गया आपका, रेप्लिकेशन फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें देखना है रेप्लिकेशन फॉर्म के बाद फोर्थ स्टेप है प्राइमर फॉर्मेशन। अब आपको पता चलेगा कि प्राइमर फॉर्मेशन क्या होता है और उसकी नीड क्या होती है। सो द फोर्थ स्टेप इज प्राइमर फॉर्मेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आरएनए का एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड करके 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स और प्राइमर फॉर्मेशन करते हैं। इसका ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होगा और 3 प्राइम एंड पे क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप OH होगा। तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा जो नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा कहाँ होगा, वो 3 प्राइम एंड पे जाके अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH। तो प्राइमर का फंक्शन क्या होता है बेटा, प्राइमर इनिशिएशन करता है रेप्लिकेशन प्रोसेस का। और इनिशिएशन रेप्लिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सबसे पहले जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो ये एक स्ट्रैंड की तरह आके अटैच हो जाता है प्राइमर। तो प्राइमर क्या करेगा, इनिशिएशन में हेल्पफुल करता है रेप्लिकेशन के। जब रेप्लिकेशन होने से पहले प्राइमर स्ट्रैंड पे आके अटैच हो जाता है, जस्ट लाइक इट। ठीक है, एक और चीज़ बेटा मुझे आपको बताना था, वो स्किप हो गया। वो आप जब हेलिकेज ओपनिंग होता है, ठीक है, या जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो रेप्लिकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक जगह से होता है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिका बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिका या शॉर्ट फॉर्म में इसको ORI बोल देते हैं। तो हमेशा किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक प्लेस से स्टार्ट होता है जिसको हम ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिका बोलते हैं। तो याद रखना है रेप्लिकेशन के लिए ORI होना बहुत जरूरी है। हर डीएनए स्ट्रैंड में ORI होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो प्राइमर क्या करता है, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिका पे आके जैसे ही दोनों हेलिक्स खुल जाते हैं वहाँ के अटैच हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइमर हमेशा क्या है, 3 प्राइम एंड पे ही नए न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमर किस तरह से अटैच होगा, अगर मैं यहाँ पे प्राइमर को पहले इस कंडीशन में देखते हैं, क्योंकि हमेशा जो स्ट्रैंड की पोलरिटी होती है उसके जो बराबर से स्ट्रैंड आता है वो इसके एंटी पोलर आता है। 3 प्राइम एंड है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए प्राइमर का 5 प्राइम एंड। सपोज यहाँ प्राइमर आके अटैच हो गया जिसका 5 प्राइम एंड यहाँ है और 3 प्राइम एंड यहाँ है, तो आराम से 3 प्राइम एंड पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो आपके एक्टिवेट हुए थे न्यूक्लियोटाइड्स वो आके क्या है फिर अटैच होते चले जाएंगे और न्यू डीएनए स्ट्रैंड आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है 3 प्राइम एंड पर। इसका मतलब क्या हो गया, हमेशा जो रेप्लिकेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। ये चीज़ आप याद रखोगे। क्यों, क्योंकि हमेशा 3 प्राइम एंड पर ही फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होंगे। सो ऑलवेज रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो 5 प्राइम, तो जो आपका ये वाला स्ट्रैंड है डीएनए का जहाँ पे 3 प्राइम एंड है वहाँ तो रेप्लिकेशन ईजिली हो जाएगा, क्योंकि 3 प्राइम के जो आपका कह सकते हो आपका अपोजिट जो है डेट इज़ द 5 प्राइम एंड, हमेशा एंटी पैरेलल ही यहाँ पे अटैच होगा। तो 5 प्राइम एंड प्राइमर आके अटैच हुआ, 5 प्राइम एंड उसका नीचे है, 3 प्राइम एंड इसका ऊपर है। न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे और इस पर क्या है बाइंड होते चले जाएंगे। अब मैं अगर 5 प्राइम एंड की स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ, इस वाले स्ट्रैंड की अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने प्राइमर सपोज लगा दिया, ठीक है। अब इसका 5 प्राइम एंड यहाँ है तो प्राइमर का क्या होना चाहिए, 3 प्राइम एंड इधर होना चाहिए और 5 प्राइम एंड इधर होना चाहिए। और हमको पता है नाइट्रोजिनस बेसिस हमेशा कहाँ के अटैच होंगे, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी नॉट नाइट्रोजिनस बेसिस, न्यूक्लिक एसिड्स 3 प्राइम एंड पे अटैच होंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट ही नहीं है, डीएनए का स्ट्रैंड ही नहीं है जो अपना रेप्लिका बनाएगा।
इसीलिए यहाँ पे प्राइमर्स की पोजीशन अलग होती है। प्राइमर कैसे अटैच होता है, सपोज इतना पोर्शन आपका खुल गया, तो अगर केवल मैं खुले हुए पोर्शन की बात करूँ, ये 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ क्या होगा 3 प्राइम एंड। तो इस केस में प्राइमर कहाँ अटैच होगा, यहाँ आके अटैच होगा। अब यहाँ 5 प्राइम एंड, इधर 3 प्राइम एंड हो गया, और न्यूक्लियो जो रेप्लिकेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। बहुत ध्यान से सुनना है। 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड पे तो रेप्लिकेशन आपका कॉन्टिन्यूस होता चला जाएगा, लेकिन इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पर रेप्लिकेशन क्या है, आपका टुकड़ों में होता है। जैसे इतना पोर्शन खुला तो इतना रेप्लिकेशन हो गया, फिर आगे का डीएनए ओपन होगा, फिर प्राइमर क्या करेगा, फिर इस एंड पे आपके अटैच होगा और फिर ये रेप्लिकेशन होगा। तो आप देख रहे हो कि इस स्ट्रैंड पे तो रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, लेकिन इस स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में होता है। तो इसी के बिहाफ पे इन दोनों को क्या नाम दे दिया जाता है, मैं यहाँ से फिर से बना रही हूँ रेप्लिकेशन फॉर्म इट इज। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन पॉसिबल है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होते जाएंगे एक प्राइमर की हेल्प से, और ये खुलता जाएगा, इसी तरह से रेप्लिकेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये स्ट्रैंड आपको कहलाता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड पे क्या है, रेप्लिकेशन थोड़ी जगह का हो रहा है, इसका हो रहा है, फिर आगे फिर प्राइमर अटैच होगा, फिर थोड़े पार्ट का होगा, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम दिया गया है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी बोल देते हैं, जहाँ पे रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, और इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, जहाँ रेप्लिकेशन आपका थोड़े पोर्शन का हो पा रहा है ड्यू टू द कॉज ऑफ द पोलरिटी। यहाँ 5 प्राइम एंड है इसका, तो 3 प्राइम एंड यहाँ पे प्राइमर का क्या होना चाहिए, 3 प्राइम एंड, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्राइमर की पोजीशन कहाँ होती है, यहाँ होती है, जिससे कि 3 प्राइम एंड पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आपको फिर से बता रही हूँ, मान लीजिए ये धीरे धीरे करके पूरा एक डीएनए था, धीरे धीरे करके ओपन हुआ, पहले इतना पोर्शन ओपन हुआ, ये ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो यहाँ तो एक बार प्राइमर अटैच हो गया, और ये कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होता चला जाएगा जैसे से हो। यहाँ क्या है, प्राइमर यहाँ पे अटैच हुआ, इतना रेप्लिकेट हो गया, फिर ये आगे और ओपन हो गया, सपोज यहाँ से आके यहाँ और ओपन हो गया। ठीक है, जब वो और ओपन हुआ तो सेकंड प्राइमर फिर यहाँ आएगा, फिर इतना पोर्शन बनाएगा, लेकिन ये क्या है, ये रेप्लिकेशन आपका कॉन्टिन्यूस होता चला जाएगा, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड का और इसको डिकॉन्टिन्यूस का। यहाँ देखिए हमेशा किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका 5 प्राइम एंड, रेप्लिकेशन वो किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। तो आपको याद रखना है कि रेप्लिकेशन हमेशा किधर होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है। यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, 3 प्राइम होगा, यहाँ 5 टू 3 5 टू 3 प्राइम। अब ये जो फ्रेगमेंट्स है, आपने देखा लैगिंग स्ट्रैंड पर या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पर जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हो रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हो रहा है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे, इनको बोल देते हैं ओकाझाकी फ्रेगमेंट, ओकाझाकी फ्रेगमेंट्स, OKAZAKI, ओकाझाकी फ्रेगमेंट्स। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं डीएनए के, उनको ओकाझाकी फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पर तो सिंगल प्राइमर आपका अटैच हो रहा है, पूरा डीएनए स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा, लेकिन यहाँ मल्टीपल प्राइमर्स की नीड होती है। तो यहाँ मैंने आपको बताया किस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से प्राइमर यहाँ अटैच हुआ, और कैसे आपका इलोंगेशन होता है चेन का, मतलब किस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपके अटैच होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे 4th स्टेप के बाद प्राइमर फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, इलोंगेशन आएगा। तो इलोंगेशन ऑफ चेन का मतलब किस तरह से न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होते चले जाएंगे और न्यू चेन, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन कर देगा, इलोंगेशन ऑफ चेन। अब बेटा यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या रोल है, जब जैसे ही प्राइमर यहाँ आके अटैच हुआ, प्राइमर अटैच होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट के टाइम एक एंजाइम यहाँ आके अटैच होता है, ये होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिका के आप पे अटैच होगा, और रेप्लिकेशन तभी होगा जब ये एंजाइम आके यहाँ अटैच हो जाएगा, तभी ये न्यूक्लियोटाइड चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। इलोंगेशन के बाद अब कॉन्टिन्यूस न्यूक्लियोटाइड चेन बनती जा रही है, आपका हेलिकेज इसको खोलता जा रहा है दोनों स्ट्रैंड्स को,
फाइनली मान लीजिए इस तरह से आपका न्यू न्यूक्लियोटाइड चेन्स बन गई, डेट इज द 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना, यहाँ प्राइमर अटैच हुआ, ठीक है। तो यहाँ जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना वो कैसा बन गया, कॉन्टिन्यूस मैनर में बन गया, ये आगे भी बनता चला जाएगा। यहाँ जो डीएनए स्ट्रैंड बना है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में बना है, प्राइमर प्राइमर प्राइमर, और उन्होंने टुकड़ों में बनाया इसको थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रैंड बना, फिर यहाँ से यहाँ तक बना, फिर यहाँ से यहाँ तक बना। तो ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, लैगिंग स्ट्रैंड। मैंने आपको बताया ये फ्रेगमेंट्स क्या कहलाते हैं, ओकाझाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाझाकी फ्रेगमेंट्स। अब क्या होगा, इसी तरह से पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद फिर टर्मिनेशन आता है, नेक्स्ट स्टेप है आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन पे क्या होता है, ये जो प्राइमर है ये आपके डीअटैच हो जाएंगे, प्राइमर आपके अलग हो जाता है जब इसका रोल खत्म हो गया। प्राइमर का रोल क्या है, बेस प्रोवाइड करना जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। तो यहाँ से भी प्राइमर हट गया, ये तो पूरा स्ट्रैंड एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बना, तो आपस में क्या है, ये 5 प्राइम है 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम, आपस में ये दोनों क्या होंगे, कॉइल हो जाएंगे, आपस में बाइंड कर जाएंगे और एक डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक डीएनए मॉलिक्यूल ये बन गया। अब इन दोनों को भी आपस स्ट्रैंड में क्या करना है, आपस में ट्विस्ट होना है, बाइंड होना है डीएनए स्ट्रैंड बनाने को। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे पहले सारे प्राइमर्स रिमूव हो जाते हैं। प्राइमर्स रिमूव होने के बाद आप देख रहे हो ये गैप रह जाता है किसके बीच में, ओकाझाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इन गैप को जो फिल करते हैं, जो अटैच करता है, वो होता है लाइगेज एंजाइम। मैंने आपको बताया था फेविकॉल की तरह वर्क करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो आपस में ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं, जो ओकाझाकी फ्रेगमेंट्स हैं, उनको आपस में क्या करता है, अटैच करके और पूरा एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड बना देता है। तो इसका 3 प्राइम एंड इधर है, 5 इधर, तो ये भी आपस में क्या है, कॉइल करके एक डीएनए स्ट्रैंड बना लेगा। तो इस तरह से सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, एक ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया। तो ये जो पूरा इस प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनेशन, जब 2 डीएनए स्ट्रैंड अलग सेपरेट होकर आपस में 2 डीएनए मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सो इट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फिर से देखिए क्या हुआ था, हमेशा याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है जहाँ के न्यू न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे। अब क्योंकि इस डायरेक्शन में होना है तो उस स्ट्रैंड के लिए तो इजी है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है उस पर तो सिंपल प्राइमर अटैच होगा और कॉन्टिन्यूस वे में होता चला जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट स्ट्रैंड जो है, जहाँ 5 प्राइम एंड यहाँ है, 3 यहाँ है, तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हो पाता है। क्यों, क्योंकि प्राइमर इसके एंटी पैरेलल ही लगना है। प्राइमर अगर आप ऐसे करके लगा दोगे तो यहाँ 3 प्राइम एंड या 5 प्राइम एंड होगा। अब यहाँ न्यू न्यूक्लियोटाइड लगने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या टेम्पलेट नहीं है जिसकी रिप्लिका बनना है डीएनए का, वो डीएनए अवेलेबल नहीं है। इसीलिए ये प्राइमर्स स्टार्ट करते हैं ओपनिंग से, जहाँ से वो ओपन हो रहा है रेप्लिकेशन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा, तो इसीलिए ऊपर 5 प्राइम और नीचे 3 प्राइम एंड आ जाता है। तो इसीलिए जो डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है वहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में होता है रेप्लिकेशन, और इन फ्रेगमेंट्स को ओकाझाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। जब आपके फ्रेगमेंट्स फॉर्मेशन हो जाता है, प्राइमर सेपरेट हो जाते हैं और डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है इन फ्रेगमेंट्स को अटैच करके पूरा डीएनए स्ट्रैंड बना देता है। तो इस तरह से आपके दो डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो आपका डीएनए, एक डीएनए से 2 डीएनए स्ट्रैंड जो बने हैं, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, आपने देखा कि मान लीजिए ये आपका, मैं अलग अलग कलर से 2 डीएनए हेलिक्स बना रही हूँ डीएनए के, ठीक है। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको मैं लीनियर वे में इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी है। एक ये हो गया स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो इनको अटैच किए रहेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही दिखा रही हूँ, मैंने ट्विस्टेड ना दिखा के स्पीड दिखाया आपको समझाने के लिए। सपोज इट इज़ द 3 प्राइम एंड इट इज 5 प्राइम एंड देन दैट वन इज द 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। अब क्या हुआ,
इनमें रेप्लिकेशन हुआ तो दोनों स्ट्रैंड ने अपना अपना रेप्लिका बना लिया। ये हम पढ़ चुके हैं रेप्लिका भी कैसे बनाया। तो इस स्ट्रैंड का एक रेप्लिका बन गया और सेकंड स्ट्रैंड ने भी अपना एक रेप्लिका बना लिया और दोनों फिर से कॉइल्ड हो गए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यही हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है, पेरेंटल डीएनए है और ये डॉटर डीएनए है। तो जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बना है उसमें एक स्ट्रैंड किसका है, पेरेंटल डीएनए का है और एक स्ट्रैंड क्या है, न्यूली फॉर्म है। इसी तरह से इस वाले में भी एक स्ट्रैंड क्या है, पेरेंटल डीएनए का है इसका, और एक स्ट्रैंड क्या है, न्यूली फॉर्म। तो आप कह सकते हो 50% जो डीएनए है, डीएनए का जो 50% पार्ट है वो पेरेंटल है और 50% पार्ट न्यूली फॉर्म है। सेम फॉर इट। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव कंजर्व रहना। तो जो न्यू डीएनए फॉर्मेशन होता है उसमें हाफ मीन्स 50% कंजर्व रहता है डीएनए का मटेरियल किसका, पेरेंट का, और 50% न्यूली फॉर्म होता है, 50% न्यूली फॉर्म होता है। तो इसीलिए इस नेचर को डीएनए को क्या बोल देते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, जिसमें न्यूली फॉर्म डीएनए में 50% पेरेंटल होता है और 50% न्यूली फॉर्म होता है। तो इसको प्रूफ कराया गया था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर डीएनए को प्रूफ किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मीजल्सन एंड स्टॉल ने किया था। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये प्रूफ हुआ था कि डीएनए का जो नेचर है डेट इज सेमी कंजर्वेटिव। व्हाट इट मीन, न्यू डीएनए जो फॉर्म होता है उसमें 50% पेरेंटल डीएनए होता है, मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंटल का होता है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म होता है। डेट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।